क्या होता है डोपामीन एडिक्शन, जिसकी वजह से लगती है रील्स देखने और जंक फूड खाने की लत? ये जानिए सेहत के पहले सेगमेंट में। हेली गुब्बी ज्वालामुखी फटने के बाद राख का बादल भारत के भी कई हिस्सों से होकर गुजरा है। सेहत के दूसरे सेगमेंट में जानिए क्या इससे हमारी सेहत पर असर पड़ेगा, क्या प्रदूषण और बढ़ने वाला है, सर्दियों में कौन सी 3 हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खानी चाहिए और क्यों, ये जानिए सेहत के आखिरी सेगमेंट में। Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। मैं 5 सवाल पूछूंगी, आपको उनका जवाब हाँ या ना में देना है। पहला सवाल, फोन हर कुछ मिनट में चेक करते रहते हैं भले ही कोई नोटिफिकेशन ना आई हो। दूसरा सवाल, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और रील्स स्क्रॉल करना शुरू करते हैं। 5 मिनट का 1 घंटा कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। तीसरा सवाल, जंक फूड और मीठा खाने की तलब होती है और उन्हें खाते ही क्या मूड मस्त हो जाता है। चौथा सवाल, शॉपिंग करना पसंद है, इस चक्कर में अक्सर ऐसी चीजें भी खरीद लाते हैं जिनकी जरूरत भी नहीं है। पांचवा सवाल, पढ़ते हुए, टीवी देखते हुए या फिर काम करते हुए कुछ ना कुछ खाने की आदत है, उसके बिना मजा नहीं आता। अगर इन सभी सवालों का जवाब आपने हाँ में दिया है तो आपको डोपामीन एडिक्शन हो सकता है। अब ये क्या नई बला है? डोपामीन एक हार्मोन है और न्यूरोट्रांसमीटर भी। न्यूरोट्रांसमीटर यानी एक केमिकल मैसेंजर। इसका काम होता है दिमाग के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मैसेज पहुंचाना। पुराने जमाने में जो डाक काका होते थे ना, बिल्कुल वैसा ही। इसे फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है, यानी ये हार्मोन आपको अच्छा महसूस करवाता है, आप मोटिवेटेड और संतुष्ट महसूस करते हैं। अब कौन अच्छा और खुश महसूस नहीं करना चाहता, इसलिए जो चीजें आपके ब्रेन में डोपामीन का प्रोडक्शन बढ़ाती हैं, उसे रिलीज करती हैं, उनकी लत लग जाती है, जैसे रील्स देखने की, जंक फूड और मीठा खाने की, शॉपिंग करने की, वगैरह वगैरह। इसी को डोपामीन एडिक्शन कहते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई इसमें बुराई क्या है, इंसान को अगर किसी चीज से खुशी मिल रही है तो उसमें क्या नुकसान है? इसका जवाब सेहत के इस एपिसोड में आपको मिलेगा। हर लत की तरह ये एडिक्शन भी नुकसानदेह है। सबसे पहले हम डॉक्टर से ये समझेंगे कि डोपामीन क्या होता है, ये शरीर में कहाँ बनता है और ये शरीर के लिए बनना क्यों जरूरी है। डोपामीन एडिक्शन क्या होता है, डोपामीन एडिक्शन के क्या साइड इफेक्ट्स हैं और सबसे जरूरी बात, इस एडिक्शन से छुटकारा कैसे पाएं, सुनिए। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, एक केमिकल है जो हमारे ब्रेन में मौजूद होता है एंड ये हमारे ब्रेन सेल्स को, न्यूरॉन्स को आपस में कम्युनिकेट करने में मदद करता है। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट करता है थ्रू दीज केमिकल मैसेंजर्स। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके कारण हमें अच्छा महसूस हो, जैसे कि अच्छा खाना खाना, एक्सरसाइज करना, किसी से एप्रिसिएशन मिलना, सो उस समय पे ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। डोपामिन एक एरिया है हमारे ब्रेन में जिसको सब्सटेंशिया नाइग्रा कहते हैं, वहां से प्रोड्यूस होता है और ये रिवॉर्ड पाथवे का मेन केमिकल है। कुछ ऐसी बीमारियां जिसमें अधिकतर प्रोड्यूस होता है, जैसे कि बिहेवियरल एडिक्शंस, साइकोसिस, और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें ये कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है, जैसे कि पार्किंसंस डिजीज। डोपामिन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसा केमिकल है जिससे हमें उत्साह मिलता है या हमें मोटिवेशन मिलती है किसी भी कार्य को करने की। अगर हमारे ब्रेन में डोपामिन ना प्रोड्यूस हो तो हमारे अंदर मोटिवेशन की कमी और खुशी की कमी महसूस हो सकती है। आजकल के ज़माने में हम डोपामिन को नेचुरल तरीके से नहीं बल्कि इंस्टेंटली पाना चाहते हैं। इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट शॉपिंग, तो कुछ भी ऐसी चीज़ जो हमारे दिमाग में तुरंत खुशी दे, जैसे कि बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाना, फ़ोन की एडिक्शन, बिहेवियरल एडिक्शंस लाइक गैम्बलिंग, शराब की लत। ये ऐसी चीज़ें जिसके कारण ये शॉर्टकट्स हैं डोपामिन रिलीज करने के, तो हमारी ब्रेन को इन शॉर्टकट्स की आदत या लत लग जाती है। तो इसी को हम डोपामिन एडिक्शन कहते हैं। बार बार इंस्टेंटली डोपामिन रिलीज होना हमारे रिवॉर्ड पाथवे में।
लंबे समय तक ऐसी एडिक्शन होने के कारण हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी एकाग्रता, हमारी कंसंट्रेशन, हमारी मोटिवेशन धीरे धीरे कम होने लगती है। जो चीज़ें हमें लॉन्ग टर्म डोपामिन दे सकती हैं, जैसे कि एक्सरसाइज करना या अच्छा खाना खाना, उनकी चाह धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे हम ये तुरंत खुशी वाली जो चीज़ें उस साइड ज़्यादा डायरेक्ट होने लगते हैं। बार बार रिपीटेड फ़ोन चेक करना, बिहेवियरल एडिक्शन की साइड डायरेक्ट होना, नींद कम आना, चिड़चिड़ापन रहना, लंबे समय तक अगर ये हो तो एंजाइटी और डिप्रेशन के लक्षण आना। सो ये सब साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो डोपामिन एडिक्शन के कारण हो सकते हैं। तो एक संतुलित जीवन ही डोपामिन एडिक्शन का इलाज है, जैसे कि अच्छा खाना खाना, व्यायाम के लिए समय निकालना, एक्सरसाइज करना, दोस्तों फैमिली से जुड़े रहना, एक सोशल कम्युनिटी में रहना, अपनी हॉबीज़ के लिए समय निकालना जो भी आपको पसंद है, पर नॉट ऐसी हॉबीज़ जिससे आपको इमीडिएट खुशी का एहसास हो। इसके अलावा डिजिटल डिटॉक्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपने स्क्रीन से, अपने फ़ोन से थोड़ी दूरी बनाए रखें। कुछ दिन का समय बिल्कुल अपने स्क्रीन के बिना बिताएं और ऐसा लगातार करते रहे सो दैट आपके ब्रेन को, आपके दिमाग को इन सब से छूटने की आदत बने। धीरे धीरे इन एडिक्शंस को कम करें। बेशक वो एक स्क्रीन की एडिक्शन हो या शराब की एडिक्शन हो या किसी और प्रकार के नशा पात्र की एडिक्शन हो, इन्हें धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी से कम करें। और अगर आपको लगता है कि इसमें आप असमर्थ हैं, अकेले ना कर पाए, तो आप एक मनोचिकित्सक, एक साइकाइट्रिस्ट की मदद भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत बार इन एडिक्शंस के नीचे एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याएं भी होती हैं, जिनका इलाज करा के ये सही हो सकती है। अगर पहले आपको किताब पढ़ने, वॉक पर जाने या फिर गार्डनिंग करने से खुशी मिलती थी, पर अब नहीं मिलती, उल्टा आप हर चीज से जल्दी बोर हो जाते हैं, तो उसके पीछे वजह है डोपामिन एडिक्शन। इस एडिक्शन से छुटकारा पाने के लिए आप डॉक्टर की बताई टिप्स फॉलो करिए, आपको असर देखने को जरूर मिलेगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। हेली गुब्बी वोल्केनो इरप्शन की ये वीडियोस आपने सोशल मीडिया पर जरूर देख ली होंगी। ये ज्वालामुखी फटा है इथोपिया में, भारत से करीब 4,500 किलोमीटर दूर। इथोपिया अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है। इसके नॉर्थ ईस्ट में हेली गुब्बी नाम का ज्वालामुखी है, जो 23 नवंबर को लगभग 12,000 साल बाद अचानक फट पड़ा। ज्वालामुखी फटने से राख का बादल उठा और आसमान में करीब 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। पश्चिम से बह रही हवा की वजह से ये राख का बादल भारत तक भी आ गया। अब ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली एनसीआर और पंजाब से गुजरता हुआ चीन की तरफ बढ़ गया। दिल्ली एनसीआर में रह रहे लोग ये खबर सुनकर और घबरा गए। एक तो प्रदूषण और AQI ने पहले से हाल बेहाल कर रखा है, ऊपर से हजारों किलोमीटर दूर फटे ज्वालामुखी की राख और यहाँ आ गई। सबके मन में सवाल है कि क्या इससे हालात और बदतर हो जाएंगे, क्या सांस लेना और मुश्किल होने वाला है। इन सवालों के जवाब हमने जाने मानसर फोर्टिस हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट की एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर स्वाति महेश्वरी से। डॉक्टर स्वाति बताती हैं कि ज्वालामुखी की राख सिर्फ धूल नहीं होती है। जब ज्वालामुखी फटता है तो बहुत बारीक पत्थर और आयरन, मैग्नीशियम जैसे खनिज भी उसके साथ निकलते हैं। साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें भी राख के साथ बाहर निकलती हैं। ज्वालामुखी का लावा धरती की गहराई से निकलता है, इसलिए इसमें पृथ्वी की पपड़ी के कुछ तत्व जैसे कि सिलिकेट्स भी भारी मात्रा में होते हैं। सिलिकेट्स सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ये चट्टानों, रेत और मिट्टी का अहम हिस्सा होते हैं। ज्वालामुखी की राख में PM 2.5 और PM 10 के कण भी होते हैं। ये प्रदूषण फैलाने वाले बहुत ही महीन कण हैं। इसके अलावा राख में कांच जैसे कण भी होते हैं जो इंसानों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। राख और इन तमाम हानिकारक तत्वों से मिलकर बना ये बादल भारत के आसमान में करीब 10 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई से गुजरा है। ये एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल की वो परत है जिसमें आमतौर पर हवाई जहाज उड़ते हैं। हम जो हवा सांस के जरिए अंदर लेते हैं वो हवा जमीन के पास होती है, इसलिए इतनी ऊंचाई पर उड़ने वाली राख का हमारी सेहत पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता।
हालांकि PM 2.5 और PM 10 की वजह से हवा की क्वालिटी थोड़े समय के लिए खराब जरूर हो सकती है। शहरों में स्मॉग यानी धुंध की परत दिख सकती है, इसलिए सबको प्रदूषण से बचने की जरूरत है। जिन्हें फेफड़ों या दिल से जुड़ी कोई बीमारी है, उनकी दिक्कत बढ़ सकती है। वैसे भी दिल्ली NCR इस वक्त गैस चेंबर बना हुआ है, इसलिए सभी लोग अपना खास ख्याल रखें, कम से कम जब तक हवा की क्वालिटी सुधर नहीं जाती। आप N95 मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI ज्यादा हो तब घर से बाहर ना निकलें। अपने घर के खिड़की दरवाजे भी बंद रखें, साथ ही एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करें। अस्थमा और दिल के मरीज अपनी दवाएं वक्त पर लें। जरूरत पड़ने पर इनहेलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर प्रदूषण की वजह से आंखों में जलन हो रही है या फिर सांस लेने में परेशानी हो रही है तो डॉक्टर से जरूर मिलें। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। सर्दियों के मौसम में गर्म गर्म सरसों का साग और मक्के की रोटी मिल जाए तो क्या मजा आ जाता है। कुछ लोगों को बथुए का साग खाना पसंद है। भाई आपकी पसंद जो भी हो, काम की बात तो यह है कि इस मौसम में हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हरी पत्तेदार सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन होते हैं जो आपको ठंड के मौसम में इन्फेक्शंस और बीमारियों से बचाते हैं। इनमें कैल्शियम और विटामिन K भी होता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। सर्दियों में जोड़ों में दर्द नहीं होता। हरी पत्तेदार सब्जियां फाइबर का भी अच्छा सोर्स है, यानी इन्हें खाने से आपका हाजमा दुरुस्त रहता है। सर्दियों में पेट खराब होने की दिक्कत नहीं होती है। सर्दियों में कौन सी हरी पत्तेदार सब्जियां आपको जरूर खानी चाहिए, ये हमने पूछा सीनियर डाइटिशियन और वन डाइट टुडे की फाउंडर डॉक्टर अनु अग्रवाल से। डॉक्टर अनु बताती हैं कि पालक में फाइबर और पानी होता है, इससे हाजमा ठीक रहता है, कब्ज की शिकायत नहीं होती है। वैसे भी सर्दियों में लोग खूब तला भुना खाते हैं, पकौड़े, समोसे, इनसे पेट खराब होने का रिस्क रहता है। इसे बचने में मदद करती है पालक। पालक में कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन K भी होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। सर्दियों में ठंड की वजह से हड्डियों में और जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है, ऐसे में पालक खाने से फायदा हो सकता है। पालक में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे सेल्स को नुकसान से बचाते हैं। सेल शरीर का बेसिक यूनिट है। शरीर का हर हिस्सा सेल से बना है। हेल्दी सेल्स यानी मजबूत इम्यून सिस्टम। इम्यूनिटी मजबूत होने से आप बीमारियों और इन्फेक्शन से बचे रहते हैं। सर्दियों में तो खांसी, जुकाम, बुखार लगा ही रहता है, इसलिए इस मौसम में पालक को अपनी डाइट में जरूर शामिल करिए। हालांकि जिन्हें किडनी स्टोन है या पहले हो चुका है और जो खून पतला करने वाली दवाइयां ले रहे हैं यानी ब्लड थिनर्स, उन्हें ज्यादा पालक नहीं खानी चाहिए। अब बात मेथी की। मेथी में पोटेशियम होता है जिससे बीपी कंट्रोल में रहता है। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम भी होता है जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। मेथी में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं, यानी ये जोड़ों में होने वाले दर्द से राहत दिलाती है। मेथी में फाइबर ज्यादा और कैलोरीज कम होती हैं। ये पाचन तो सुधारती ही है, वजन घटाने में भी मदद करती है। मेथी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने का मतलब है इसे खाने के बाद शुगर बहुत तेजी से नहीं बढ़ती, जो शुगर का लेवल है वो तेजी से नहीं बढ़ता। मेथी में मौजूद खास अमीनो एसिड 4 हाइड्रोक्सी आइसोल्यूसिन इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है और पैनक्रियास को इंसुलिन बनाने में मदद करता है। इसलिए डायबिटीज वालों को मेथी की सब्जी जरूर खानी चाहिए। हालांकि प्रेग्नेंट महिलाएं, पेट की बीमारियों और बीपी से जूझ रहे लोगों को डॉक्टर की सलाह लेकर मेथी खानी चाहिए। तीसरी सब्जी है सरसों। भाई मक्के की रोटी और सरसों का साग, ये कॉम्बिनेशन हमेशा से सुपरहिट रहा है। सरसों में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फोलेट और फाइबर होता है, यानी हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, दिल का ख्याल रखता है, खून का बहाव सुधारता है और पेट को भी देर तक फुल रखता है। सरसों के साग में विटामिन ए और विटामिन सी भी होता है। ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, यानी हमारे सेल्स को हेल्दी रखते हैं, जिससे सर्दियों में बीमार पड़ने का रिस्क कम हो जाता है। ये दोनों स्किन और बालों के लिए भी अच्छे हैं। हालांकि जिन्हें किडनी स्टोन है या पहले हो चुका है, जो ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, जिन्हें पेट की कोई गंभीर बीमारी है या थायराइड से जुड़ी कोई बीमारी है, उन्हें बहुत ज्यादा सरसों का साग खाने से बचना चाहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हम एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया। कैंसर नाम में ही खौफ है, लेकिन जरूरत बीमारी से डरने की नहीं, उसे समझने और उससे लड़ने की है। क्यों होता है ब्रेस्ट कैंसर, कौन सा टेस्ट कराएं और बच सकें तो बचें कैसे? आपके सभी सवालों का जवाब देंगे देश के जाने माने कैंसर एक्सपर्ट्स। ललन टॉप इन पार्टनरशिप विद एस्ट्राजेनेका ला रहा है ब्रेस्ट कैंसर पर एक नई सीरीज। शुरुआत हर मोड़ पर, जहां डॉक्टर्स देंगे क्लियर कट जवाब और दूर करेंगे आपका हर डाउट। देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे सिर्फ ललन टॉप पर।